हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू समर IAS। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब बहुत खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली सब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम 3 मई 2024 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस फॉर 2024, 25 एंड 26 एज वेल एज अदर एग्जामिनेशंस जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, चाहे वो स्टेट पीएससी के हों, चाहे अपकमिंग रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो या कोई दूसरा पेपर हो। इन सब के लिए इंपॉर्टेंट एज वेल एज रेलिवेंट करंट अफेयर्स को हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इसमें से एमसीक्यूज किस तरह से बनाए जा सकते हैं, क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं एंड मेंस आंसर राइटिंग में अगर कहीं पर इस डाटा का इस्तेमाल आपने करना है तो किस तरह से आप करें, कैसे आप जवाब लिखें ताकि एक बढ़िया जवाब बनकर तैयार हो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप उसमें से गेन कर सकें, फैच कर सकें। तो काफ़ी कुछ है जानने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू ये वी बिगिन, शुरू करते हैं 3 मई 2024 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और पहला समाचार ये रहा। तो पहला जो करंट अफेयर है वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस एग्जाम में अगर आप किसी क्वेश्चन में इसको कोट कर सकते हैं, रेलेवेंट क्वेश्चन में अगर आप इसको कोट करते हैं अपने आंसर राइटिंग में, तो आपके आंसर को ये बहुत ज़्यादा प्रभावी बनाएगा और इसके बेसिस पर आप अच्छे मार्क्स फेच कर सकते हैं। अब कहाँ पर आप इसे कोट कर सकते हैं GS1, GS2, GS3 में से मैं वो भी डिस्कस करूँगा, बट पहले हम लोग समाचार देख लेते हैं। समाचार ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जितनी भी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सबसे ये बोला है कि इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद में अगर हम जीत गए तो हम एक सर्टेन तरीके की स्कीम लेकर आने वाले हैं। उस स्कीम में आपका फ़ायदा हो सके उसके लिए अभी हम सर्वे करके सब वोटर्स के नाम जो है इसमें रजिस्टर कर रहे हैं। इस तरीके के लुभावनी हरकतें करना बंद कर दीजिए। ये बात इलेक्शन कमीशन ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कही है। थोड़ा समझाता हूँ आपको सब। अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की जो डेट्स हैं उनको अनाउंस कर दिया है, चुनाव प्रचार जोरों पे चल रहा है, ऐसे में वो क्षेत्र जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर थोड़े बैकवर्ड किस्म के इलाके हैं, वहाँ पर लेट्स से एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसका नाम अपन लोगों ने मान लिया ए। इस पॉलिटिकल पार्टी के बंदे पहुंच गए और उन्होंने बोला कि हम लोग अगर जीत गए तो ये XYZ नाम की स्कीम लेकर आएंगे, इसमें हम आपको कुछ ये फ़ायदा दे देंगे, वो फ़ायदा दे देंगे। इस तरीके से उन्होंने अपनी स्कीम के बारे में बताया। फिर उन्होंने ये बोला कि अब इस स्कीम का फ़ायदा आप जल्दी से जल्दी उठा सको, इसके लिए हम अभी एक सर्वे कर रहे हैं। इस सर्वे में हम आपका नाम जो है वो एंटर करना चाहते हैं। तो इस सर्वे में नाम एंटर कर लिया आपने, या फिर हम इस सर्वे में आपको रजिस्टर कर रहे हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी हम लोग डिलीवरी दे सकें। इस तरीके से आपने कोई लिस्ट में उनका नाम लिख लिया, आपने देख लिया, आपको पता चल गया कि किस इलाके में कितने क्या वोटर हैं, सबके नाम आपने सो कॉल्ड रजिस्टर कर लिए, ये बोलकर कि जब हम जीतेंगे तब एक XYZ स्कीम लगाएंगे, उस स्कीम में आपको जल्दी से जल्दी फायदा हो सके, इसलिए अभी हम सर्वे कर आपका नाम लेकर जा रहे हैं। ठीक है जी। इस तरीके के लोग हमने वादे करके या इस तरीके से एक सर्वे के नाम पर यह बोलकर कि कभी कोई स्कीम आएगी जब हम लोग इलेक्शन जीत कर आएंगे उसमें आपको फायदा मिलेगा, उसके लिए हम आपका नाम रजिस्टर कर रहे हैं। ऐसी हरकतें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं करेगी, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने सबको दिशा निर्देश जारी कर दिया। ये करने के पीछे इलेक्शन कमीशन का कहना यह है कि पहले वोटर्स का नाम रजिस्टर करना, अपने पास में एक डाटा बैंक बनाना उनका, ये प्रोमिसेस वगैरह करके कि हम जब इलेक्शन जीतेंगे तब ये XYZ स्कीम में आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, फलाना दे देंगे, ठिकाना दे देंगे, उसके लिए आपका नाम रजिस्टर कर रहे हैं। और उसके बाद में ये बोलना कि हम ये स्कीम तभी लागू कर पाएंगे जब हम जीतेंगे। अब हमारे जीतने के लिए जरूरी है कि आप हमें वोट डालो, तो भाई आप हमें वोट दो, नाम हम आपका रजिस्टर कर लेकर जा रहे हैं और जब हम जीत जाएंगे आपके वोट से तब आपको फलाना फायदा, ठिकाना फायदा देंगे। इस तरीके की बातें करना, पहले रजिस्टर करना वोटर्स के नाम और उसके बाद में ये बोलना कि फायदा चाहिए तो भैया वोट करके जितवा देना, जितवाओगे तभी हम लोग सरकार में आ पाएंगे और तभी ये सारी चीजें कर पाएंगे। तो ये जो पूरी की पूरी हरकत है कि हम आपको फायदा तभी दे पाएंगे जब आप हमको इस पर्टिकुलर तरीके का फायदा तभी दे पाएंगे जब आप हमको वोट देकर जितवाओगे और देखो नाम वाम सब रजिस्टर कर लेकर जा रहे हैं। ये सारी हरकतें ब्राइबरी की कैटेगरी में आएंगी या फिर करप्ट प्रैक्टिसेस की कैटेगरी में आएंगी अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। इसलिए आप इस तरीके के काम नहीं कर सकते। आप बाकायदा चुनाव प्रचार के नाम पर जाइए, वोटर के सामने रखिए बात को कि अगर आपने हमको वोट दिया और जितवा दिया तो ये फलानी XYZ स्कीम हम आपके लिए लेकर आएंगे और इसका फायदा वगैरह देंगे। अब वो वोटर के ऊपर है कि वो आपको जितवाता है या नहीं जितवाता, मगर ये जो हरकत आप कर रहे हो कि आप सर्वे के नाम पर लोगों का जो है पूरा का पूरा रिकॉर्ड वगैरह ले रहे हो या फिर उनके नाम जो है उनको रजिस्टर कर रहे हो और फिर उनको लोग लुभावने वादे दिखा के कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सारी चीजें बस हमको वोट देके जितवाना पड़ेगा, ये जो आप कर रहे हो गिव एंड टेक वाली बात, ये ब्राइबरी या फिर इसको करप्ट प्रैक्टिसेस में गिना जाता है। अब सुनने में आपको 2 मिनट के लिए लगेगा ये क्या बेवकूफी भरी बात है, ऐसे कैसे कोई झांसे में आ सकता है। तो जनरली अगर आदमी पढ़ा लिखा है तब तो झांसे में नहीं आएगा, मगर अगर एक बहुत ग्रामीण क्षेत्र की बात कर लें या फिर ऐसा क्षेत्र जो काफी बैकवर्ड है, जहाँ पर एजुकेशन का स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं है, लिटरेसी उतनी ज्यादा नहीं है, ऐसी परिस्थिति में लोग बागों के साथ में अगर ये सर्वे और इस
तरीके की ये जो दिखावे या फिर ये खेल खेले जाते हैं तो इसमें लोग फिर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, फिर एक तरफ में आपकी पूरी ब्लॉक वोटिंग हो जाती है। ब्लॉक वोटिंग होती है तो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को जिसके फेवर में वोटिंग हुई है फायदा मिल जाता है। मगर इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये भाई ब्राइबरी या फिर करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत में आता है, और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो है जिसके तहत में पूरा आपका इलेक्शन कंडक्ट के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, ये उसके तहत में लीगल प्रैक्टिस है। इसलिए अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या उसका कैंडिडेट ये करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब तक कुछ कर करा दिया हो इस तरीके का तो ठीक है, बट अब से ऐसा काम आप नहीं कर सकते। तो ये जो है अपनी पहली न्यूज़ है। अब मैंने आपसे बोला था कि ये जो खबर है ये प्रीलिम्स के लिए तो खैर उतना रेलेवेंट नहीं है, बट मेंस के लिए बहुत काम की न्यूज़ है। मेंस के लिए इस तरह से काम की न्यूज़ है कि जीएस का जो आपका पेपर 2 है उसमें अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर कुछ लिखने के लिए आता है, इलेक्शन या फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर अगर कुछ लिखने के लिए आता है तो किस किस तरीके की करप्ट प्रैक्टिसेस की जाती हैं, उसमें ये एक एग्जांपल आप दे सकते हो और फिर ये बोल सकते हो कि इलेक्शन कमीशन को बाकायदा इसके लिए जो है दिशा निर्देश जारी करना पड़े। तो ऐसी करप्ट प्रैक्टिसेस वगैरह भी जो है इससे बचाने के लिए भी अपने को व्यवस्था करनी चाहिए, लोगों को इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना बनाया जा सके। इसको भी अपने को जो है जब इलेक्शन कमीशन को अपनी तरफ से प्रचार प्रसार कर लोगों को इस तरीके से अवेयर करना चाहिए। ऐसा कोई पॉइंट आप बना सकते हो, उसमें आप जो है अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर कुछ लिखने के लिए आता है तो इसको भी एक करप्ट प्रैक्टिस के तौर पर आप वहाँ पर कोट कर सकते हो। एंड क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली ये किया है तो आप ये बोलकर कर सकते हो कि 2024 का जो आपका जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें इलेक्शन कमीशन ने ये सारी की सारी बात कही थी। इसका मतलब टेलीकम्युनिकेशन और ये सब कुछ आने के बाद, एक एक आदमी के पास में मोबाइल पहुंच जाने के बाद में भी आज भी लोगों को नए नए इनोवेटिव तरीकों से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, उनको बरगलाया जा सकता है। तो उससे बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन को फलाना कदम या ठिकाना कदम उठाना चाहिए। इस तरीके से आप इसको कोट कर सकते हो और आपके आंसर को कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा एज देगा। और इसके चलते एग्जामिनर आपको अगर ये बाकायदा 2024 के रेफरेंस के साथ में आप लिखोगे तो कहीं ना कहीं 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा दे सकता है। तो ये GS2 मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी न्यूज़ बनती है, ये अपने लिए वहाँ पर काफ़ी काम आ सकती है। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। इससे ज़्यादा अपने काम का इसमें और कुछ नहीं है, जो भी था इसमें अपन ने पूरा देख लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, देखते हैं सर। नेक्स्ट न्यूज़ में अब हमको बात करनी है आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। भारत के संविधान का जो आर्टिकल 131 है इसको हमको डिस्कस करना है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आर्टिकल 131 होता क्या है, एंड फिर इसको पूरा डिस्कस करने के बाद में उसका कंटेक्स्ट भी समझेंगे कि आखिर इसको हम लोग डिस्कस कर क्यों रहे हैं या फिर ये करंट अफेयर के लिए रेलेवेंट अभी बना क्यों हुआ। तो सबसे पहले आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन टू सुप्रीम कोर्ट इन मैटर्स ऑफ फेडरल डिस्प्यूट। यानी कि भारत के संविधान का आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की पावर देता है फेडरल डिस्प्यूट्स के मैटर में। समझते हैं, भारत एक फेडरेशन है। फेडरेशन का मतलब यह है कि जो सारी पावर है शासन की या राज्य की, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में डिवाइड किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी कुछ पावर है, स्टेट गवर्नमेंट्स की अपनी कुछ पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट के मसलों में स्टेट गवर्नमेंट जनरली इंटरफेयर नहीं कर सकती या दखलंदाजी नहीं कर सकती। इसी तरह से अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं, देश में एकदम सामान्य हालात चल रहे हैं, तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट्स के मैटर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट जनरली दखलंदाजी नहीं कर सकती। ठीक है जी, तो ये अपनी व्यवस्था पूरी बनी हुई है, संविधान ने पूरे फेडरेशन की व्यवस्था बना के रखी है। अब कई बार कई सारे ऐसे केसेस बन जाते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई विवाद या कोई डिस्प्यूट बन जाता है। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि स्टेट वर्सेस स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट बन जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि सेंटर प्लस एक या एक से ज्यादा स्टेट एक तरफ हो वर्सेस एक स्टेट या फिर एक से ज्यादा स्टेट जो है एक तरफ हो। इस तरीके के भी जो है डिस्प्यूट वगैरह बन जाता है। ये सारे के सारे जो डिस्प्यूट्स हैं ये कहलाते हैं फेडरल डिस्प्यूट्स। बात को समझिएगा, भारत क्या है, भारत एक फेडरेशन है। फेडरेशन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपका सेंटर है या सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक आपके स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर स्टेट्स होते हैं। ये आपकी फेडरेशन के पार्ट्स हैं। ठीक है जी, सेंटर की अपनी पावर संविधान ने डिफाइन कर रखी है, स्टेट की अपनी पावर डिफाइन कर रखी है और दोनों एक दूसरे के मसले में जनरली दखलंदाजी नहीं करते। बट कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चलते या फिर किसी बात को लेकर अगर संविधान में कुछ कंफ्यूजन है या फिर किसी भी इशू को लेकर अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट या फिर कोई विवाद बन जाए तो 2-3 कंडीशंस बन के तैयार होती हैं। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस किसी एक स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई मुद्दा बन जाएगा, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एक से ज्यादा स्टेट्स S1 प्लस S2 प्लस कई एक से ज्यादा स्टेट्स हो सकते हैं, उनके बीच में कोई मसला बन जाए, या फिर सेंटर और एक या एक से ज्यादा स्टेट जो है वो एक तरफ हो और दूसरी तरफ में एक स्टेट हो या फिर एक से ज्यादा स्टेट्स हो। ऐसे जितने भी विवाद होते हैं ये सारे के सारे डिस्प्यूट्स कहलाते हैं फेडरल डिस्प्यूट्स। ठीक है जी, ऐसे सारे के सारे विवाद कहलाते हैं फेडरल डिस्प्यूट्स। अब जब भी इस तरीके का कोई फेडरल डिस्प्यूट अस्तित्व में आता है तो उसको कोई तो सुनेगा और कोई तो डिसाइड करेगा। तो क्योंकि अपना जो सुप्रीम कोर्ट है वो फेडरल कोर्ट भी है, तो इस लिहाज से जो भी इस तरीके के फेडरल डिस्प्यूट्स हैं उनको सबसे पहले सुनने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास में है और सुप्रीम कोर्ट के पास इन सारे मसलों के रिस्पेक्ट में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। एंड उसके अलावा इस तरीके के डिस्प्यूट्स को कोई सॉल्व नहीं कर सकता या फिर उसके बारे में कोई डिसाइड नहीं कर सकता। ये बात आर्टिकल 131 में लिखी हुई है। मतलब ये कि ओरिजिनल
ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये कि अगर इस तरीके का कोई भी फेडरल डिस्प्यूट बनता है तो फिर वो मसला सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाता है, किसी लोअर कोर्ट में नहीं जाता है, किसी हाई कोर्ट में नहीं जाता, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के पास में ही पावर है कि वो इस तरीके के फेडरल डिस्प्यूट्स को सुलझा सकते हैं, उनके अलावा कोई और इस तरीके के डिस्प्यूट्स को नहीं सुलझा सकता। तो आपको ये बात क्लियर हो गई है कि फेडरल डिस्प्यूट क्या होते हैं। फेडरल डिस्प्यूट का मतलब होता है भारत के फेडरेशन के अलग अलग फेडरेटिंग यूनिट्स के बीच में होने वाला डिस्प्यूट, यानी कि किसी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में, किसी स्टेट के बीच में कोई विवाद हो जाए तो वो फेडरल डिस्प्यूट की कैटेगरी में आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और एक तरफ एक या एक से ज्यादा स्टेट्स वर्सेस दूसरी तरफ में एक या एक से ज्यादा स्टेट्स, अगर इस तरीके का कोई मसला बन जाए तो वो भी फेडरल डिस्प्यूट की कैटेगरी में आएगा। जब भी इस तरीके का कोई फेडरल डिस्प्यूट बनता है तो आर्टिकल 131 ने सुप्रीम कोर्ट को इसके रिस्पेक्ट में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन दे रखा है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है, ये फेडरल डिस्प्यूट सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जो है इसके ऊपर फैसला कर सकता है, कोई और इस तरीके का फैसला नहीं कर सकता। और ये सारा पावर कहां से आता है, आर्टिकल 131 से। तो बहुत क्लियर हो जाना चाहिए, आर्टिकल 131 ऑफ द संविधान क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन देता है किसके रिस्पेक्ट में, फेडरल डिस्प्यूट्स के रिस्पेक्ट में। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है वो भी अपन ने देख लिया, और फेडरल डिस्प्यूट्स क्या होते हैं वो भी अपन ने देख लिया, और ये सारी पावर आती है आर्टिकल 131 से, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया। तो ये तो हो गया आर्टिकल 131 जिसको अपने को पढ़ना था। अब सवाल ये उठता है कि भैया इसको पढ़ना क्यों था, तो इसका जवाब यह है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ आर्टिकल 131 के तहत में एक केस डाला है सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें यह बोला गया है कि भैया हमारे राज्य में एक करप्शन का मसला हुआ था जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ एम्प्लॉय शामिल थे। अब हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने या स्टेट पुलिस ने इनके खिलाफ में कुछ कार्रवाई शुरू करी या कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह शुरू करी, तो उसमें सीबीआई कूद कर बीच में आ गई, और सीबीआई ये बोल रही है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं इसलिए उनके खिलाफ अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करना है तो वो सीबीआई करेगी, जो आपकी पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार है वो उसके खिलाफ या उनकी जो पुलिस है वो इसके खिलाफ में कोई भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं कर सकती। ठीक है जी। इस पर ये जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई है बोलकर कि ये तो कोई बात नहीं होती है, जो भी मसला है वो हमारे राज्य में हुआ है, जो भी करप्शन या जो भी केस वगैरह बना है उससे जो भी नुकसान वगैरह हुआ है डिलीवरी आपका पब्लिक डिलीवरी वगैरह में वो हमारे राज्य में हुआ है। अब कार्रवाई करने की बारी आ रही है तो सीबीआई बीच में कूद कर आ जाती है और वो बोलती है कि जो करप्शन का केस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के द्वारा हुआ है, तो इस पर अगर कोई भी जांच या जांच करने का अधिकार है तो वो सिर्फ सीबीआई के पास में है, राज्य की सरकार के पास में नहीं है। ये बात इनके पश्चिम बंगाल की सरकार के गले नहीं उतरी, तो ये भाई लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले को सुनेगा, क्यों सुनेगा, क्योंकि आर्टिकल 131 यानी कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की कैटेगरी में फेडरल डिस्प्यूट का केस डाला गया है और इसको सुनने का पावर किसी और के पास में नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी तरीके का एक और मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और तमिलनाडु सरकार के बीच में मुकदमा चल रहा है। कहानी यह है कि तमिलनाडु सरकार की डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन करके कोई डिपार्टमेंट है, उन्होंने तमिलनाडु में कुछ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के या ईडी के कुछ ऑफिसर पोस्टेड थे, उनके खिलाफ में एक इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया। ठीक है जी, समझिएगा बात को। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी के ऑफिस पूरे देश में होते हैं, तो तमिलनाडु में भी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस होंगे वहां पर कोई ना कोई ऑफिसर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के या ईडी के पोस्टेड होंगे। तमिलनाडु स्टेट की डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने इन तमिलनाडु में पोस्टेड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स के खिलाफ में कुछ करप्शन वगैरह के चार्जेस में इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया। इस पूरे मसले पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया ये बोलते हुए कि भैया जो भी केस है वो हमको ट्रांसफर कर दो और हम लोग इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और ये इसलिए क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के पास में ये करने का पावर नहीं है। तो यहां से फिर आपका तमिलनाडु की जो सरकार है वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, उन्होंने भी जो है यही मुकदमा डाल रखा है कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो क्या उस सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने अगर कोई अपराध किया है, कोई भी ऐसा कोई अपराध किया है अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो क्या उसको इन्वेस्टिगेट करने का पावर भी राज्य सरकार के पास में नहीं है। ये इस तरीके के सवाल को लेकर एक तो तमिलनाडु सरकार का जो है एक केस चल रहा है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अगेंस्ट में, और इसी तरीका का केस अब आर्टिकल 131 के तहत में पश्चिम बंगाल की सरकार ने डाल दिया है। तो देखते हैं क्या नतीजा निकल कर आता है और क्या ये लोग कहते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, जो भी उसका वर्डिक्ट निकल कर आएगा। मुझे जहां तक एक अपनी जो मेरी सीमित समझ है उसमें मुझे ये समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये बोल देगा कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन तो कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ये तो बोलेगा कि अगर किसी स्टेट में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई कांड करता है तो ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट फिर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती, कार्रवाई तो कर सकती है। मुझे एक उम्मीद है इस तरीके का जजमेंट आएगा। अब आता है नहीं आता वो सुप्रीम कोर्ट की विजडम के ऊपर है, बट आई एम हैविंग अ फीलिंग कि ऐसा कुछ आएगा। बाकी जो भी आएगा फिर मैं आपको वो भी बताऊंगा, बट द पॉइंट इज कि ये सारा का सारा मसला क्योंकि आर्टिकल 131 के अंदर में डाला गया है और आर्टिकल 131 में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, फेडरल डिस्प्यूट, ये सारी चीजें आती हैं, तो मैंने आप लोगों के साथ में ये डिस्कस करना सही समझा और ये मैंने अपना पूरा जो है आप लोगों के साथ में इसको डिस्कस कर लिया। तो अब अगर आर्टिकल 131 के ऊपर कुछ पूछा जाए आपसे, आर्टिकल 131 के अलावा अगर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन पे कुछ पूछा जाए या फिर फेडरल डिस्प्यूट क्या भला होती है, इसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, ये सब कुछ पूछा जाए तो इसका जवाब अब आपसे देते बन जाएगा। बाकी लॉजिक आपको ध्यान में रहे इसलिए न्यूज भी मैंने आपके साथ में शेयर कर ली है। बाकी न्यूज आज तक अपने किसी काम की नहीं। चले, इससे ज्यादा यहाँ से काम का कुछ नहीं था। एंड क्योंकि आर्टिकल 131 पॉलिटी में आता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, तो अच्छे खासे चांसेस हैं कि यूपीएससी में या फिर स्टेट पीएससी में या किसी भी दूसरे एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए एसएससी सीजीएल वगैरह में मिल जाएगा। तो मिल जाए तो कर आइएगा और मुझे याद करिएगा। चलें, दैट्स इट।
फ्रॉम दिस न्यूज़ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, देखते हैं सर। तो नेक्स्ट करंट अफेयर में अब हम बात करेंगे सक्शगाम वैली के बारे में। सक्शगाम वैली कहाँ पर है, क्यों इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स में क्यों बनी हुई है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस इस न्यूज़ में करना है या फिर इस करंट अफेयर के डिस्कशन में करना है। तो पहला सवाल कि सक्शगाम वैली कहाँ पर है। इट इज़ पार्ट ऑफ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो पाकिस्तान के पास में जो अभी हमारा कश्मीर का हिस्सा है जिसको हम लोग बहुत जल्दी वापस लेंगे, ये उस ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ने वाली एक घाटी है या फिर एक वैली है। एंड इसकी लोकेशन कुछ इस तरह से है कि ये सियाचिन ग्लेशियर को फेस करती है। मतलब अगर हम सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर खड़े होकर देखें तो हमको जो सीध में हिस्सा देखने के लिए मिलता है वो सक्शगाम वैली का है। और सक्शगाम वैली में अगर खड़े होकर ऊपर की तरफ में देखें तो सियाचिन ग्लेशियर नज़र आता है। ये मैं आपको मैप पर दिखाता हूँ तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप है। इस मैप में ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है जिसको हम लोग बहुत जल्दी वापस लेंगे। ये रेड कलर से जो पोर्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये अक्साई चीन का इलाका है जो चाइना के कब्जे में है, इसको भी बहुत जल्दी छुड़ाएंगे। अब ये जो ग्रीन कलर से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आपको देखने को मिल रहा है, इसमें जो ये ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर का या थोड़ा ब्लैक कलर का जो ये पोर्शन आपको नजर आ रहा है, इसको कहा जाता है सक्शगाम वैली। ठीक है जी। या ये पूरा का पूरा जो इलाका है उसमें जो स्पेसिफिक जो लोकेशन है इसको कहा जाता है, यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये कहलाता है सक्शगाम वैली। अब इसी के सामने देखिए यहाँ पर ये जो नीले कलर से पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर की लोकेशन बड़ी स्ट्रैटेजिक है। यहाँ से अब आप सीध में देखेंगे तो ये आपको सक्शगाम वैली भी नजर आ रही है और यहाँ पे भी आप नजर रखना चाहें तो काफी दूर तक इस हाइट, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर काफी आपका हाइट का इलाका है, इनफैक्ट पूरी दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। अगर आप हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ से आप काफी बड़े इलाके पे नजर रख सकते हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या हलचल हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, इस पर आप नजर रख सकते हो। इसी तरह से अगर आप इस तरफ देखोगे तो यहाँ पे चाइना वालों की तरफ से क्या हरकत हो रही है इसके ऊपर भी नजर रखी जा सकती है। तो सियाचिन बड़ा एक, आप कह सकते हैं, बड़ी क्रूशियल लोकेशन पर पाकिस्तान का जो अब हमारा जो कश्मीर का इलाका पाकिस्तान के पास में है वो और चाइना के पास में, उसके बीच में बड़ा एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर हमारा जो सियाचिन ग्लेशियर है वो स्थित है। बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर जो है सैंडविच्ड है। तो ये आपको मैप में समझ में आ गया कि ये अपना जो ये पोर्शन देखने को मिल रहा है ये हमारा इलाका है कश्मीर का। ये पाक ग्रीन कलर से जितना दिख रहा है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो बहुत जल्दी वापस लेंगे। उसमें जो ये ब्लैक कलर का या डार्क ग्रीन कलर का पोर्शन देखने को मिल रहा है ये जो है ये कहलाता है सक्शगाम वैली का इलाका। इस तरफ जो रेड कलर से पोर्शन देखने को मिल रहा है ये कहलाता है अक्साई चीन। और यहाँ से, और ये जो आपका ब्लू कलर का पोर्शन है ये सियाचिन ग्लेशियर है। यहाँ से ये पूरा जो है इस इलाके के ऊपर हाइट के चलते अपन नजर रख सकते हैं, इधर भी जो है पूरे इलाके पे अपन नजर रख सकते हैं। तो ये सक्शगाम वैली की लोकेशन हो गई। अब समाचार ये है कि सक्शगाम वैली में चाइना कुछ कंस्ट्रक्शन करवा रहा है और इंडिया ने इस कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में चाइनीज फॉरेन ऑफिस के को जो है एक मेमोरेंडम भेजा है प्रोटेस्ट का। उनको साफ साफ बोल दिया है कि हमें ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, जो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह करा रहे हो ये हमारी टेरिटरी है। और इस पे प्रोटेस्ट, इस पे हम लोगों ने पूरा का पूरा जो है प्रोटेस्ट नोट वगैरह चाइना वालों को पकड़ाया। हमारा कहना यह है कि सक्शगाम वैली इज अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। We have never accepted the so-called China-Pakistan Boundary Settlement Agreement of 1963, through which Pakistan unlawfully attempted to cede the area to China and have conveyed our regrets of the same. We have registered our protest to Chinese side and we do reserve the right to take necessary action. मतलब ये कि हम लोगों ने चाइना, अब ये जो सक्शगाम वैली का इलाका है, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर से बताता हूँ। ये जो सक्शगाम वैली का इलाका है 1963 में एक्चुअल में क्या हुआ था, पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। 1962 में अपना चाइना के साथ में वॉर हुआ, उसमें अनफॉर्चुनेटली चाइना से हमको डिफीट हुई थी। उसके बाद पाकिस्तान वालों को ये लगा कि भाई चाइना और इंडिया की तो दुश्मनी हो गई है और हमारी भी इंडिया के साथ में दुश्मनी है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस थॉट प्रोसेस के साथ में इन भाई लोगों ने किया ये कि चाइना के साथ में एक समझौता किया एंड कश्मीर का जो ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है जो पाकिस्तान के पास है, उसमें ये वाला पोर्शन है, ये जो डार्क ग्रीन कलर या ब्लैक कलर से आपको जो दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जिसको मैंने अभी रेड कलर से पेंट किया है, इतना जो हिस्सा है ये 1963 में एग्रीमेंट कर चाइना को सीड कर दिया इन लोगों ने। ठीक है जी, पाकिस्तान वालों ने इतना इलाका चाइना को सीड कर दिया। अब चाइना वाले इस पर्टिकुलर इलाके में कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वगैरह कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ में हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया और हमने साफ साफ बोल दिया है कि जो सक्शगाम वैली है वो भारत का इलाका है जो आपके अनलॉफुल या फिर गैर कानूनी या नाजायज कंट्रोल में है। इसकी वजह यह है कि 1963 का जो एग्रीमेंट है जिसके चलते पाकिस्तान ने आपको ये इलाका सीड किया था, ये चाइना पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट के नाम से ये एग्रीमेंट हुआ था। हमने इसे कभी ना तो माना है और ना हम इसको मानेंगे। तो टेक्निकली ये जो इलाका है जिसपे फिलहाल अभी आपका कंट्रोल है, मगर ये हमारा इलाका है एंड इसमें जो भी एक्टिविटीज वगैरह आप कर रहे हैं ये सारा का सारा अनलॉफुल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और हम इसका विरोध करते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी बोल दिया है कि हम राइट रिजर्व करते हैं कि नेसेसरी एक्शन वगैरह हम लोग ले सकते हैं। मतलब ये कि अगर कल को कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई विवाद हो गया चाइना से, तो बम मार कर जितना कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं सब बर्बाद कर देंगे। ये क्लियर कट इंडिकेशन जो इन भाई लोगों को यहाँ पर हमने दे दिया। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि सक्शगाम वैली की क्या कहानी है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है, मगर इन लोगों ने ये इलाका चाइना को जो है 1963 में सीड कर दिया था
एंड क्योंकि ये इलाका सीधे-सीधे सियाचिन ग्लेशियर को फेस करता है, वक़्त के साथ में 1984 में जब से हम लोग सियाचिन ग्लेशियर पे कब्ज़ा करके बैठे हैं, उसके बाद से सियाचिन ग्लेशियर जो दुनिया का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है, इसकी इम्पोर्टेंस भी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली बढ़ गई है। ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये इनफैक्ट यहाँ पर देखिए, ये सक्शगाम वैली का इलाका है, ये अपना सियाचिन ग्लेशियर है यहाँ पर। यहाँ पे अपन लोग अब हाईएस्ट बैटलफील्ड है, सियाचिन ग्लेशियर यहाँ बैठे हुए हैं। सक्शगाम वैली में अगर चाइना वाले कुछ करते हैं तो अपने को दिख जाएगा। या ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो इलाका पाकिस्तान के पास में है, यहाँ पे अगर ये पाकिस्तानी कुछ करते हैं तो अपने को दिख जाएगा। यहाँ अक्साई चीन में अगर ये लोग कुछ हरकत वगैरह करने की या कोई भी आर्मी का मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं तो अपने को दिख जाएगा। ये हाइट जिस पर हम लोग सियाचिन पे बैठे हुए हैं, इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसके चलते चाइना पाकिस्तान अगर कोई भी एक्टिविटी या कोई भी अगर यहाँ पे कोई भी अगर हरकत करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग उसके लिए एकदम तैयार, उसके बारे में हमको वेल इन टाइम जो है खबर लग जाएगी सियाचिन ग्लेशियर पे बैठने के चलते। अब यहाँ पर हुआ ये कि 2020 में चाइना वालों के साथ अपना स्टैंड ऑफ हो गया। लद्दाख में इनको लगा कि ये घुस आएंगे, अपन अड़ के खड़े हो गए। जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ उसके काफी सारे इश्यूज हो गए और आज तक उसके बाद से आई बॉल टू आई बॉल दोनों की फौजें वहां पे खड़ी हुई हैं। इनको लग रहा था कि हम हट जाएंगे, हम हटे नहीं, वहां पे अड़ के बैठे हुए हैं। तो 2020 का जो स्टैंड ऑफ हो गया उसमें भी उसके बाद से चाइना वालों ने किया ये है, और उसमें भी ये सियाचिन पे बैठने के अपने को फायदे मिले थे कि चाइना का जितना मूवमेंट वगैरह हुआ तो वो सारा का सारा अपने को दिख रहा था। तो इन सारी बात 2020 के स्टैंड ऑफ के बाद में चाइना ने पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास में काफी बड़े लेवल पर जो है बिल्डअप वगैरह बनाना शुरू कर दिया, काफी डिप्लॉयमेंट वगैरह करना शुरू कर दिया। इसको काउंटर करने के लिए अपन ने भी बड़ी मात्रा में जो है डिप्लॉयमेंट वगैरह कर रखा है, अपन ने भी खूब कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रखा है। मगर अल्टीमेटली अपने को काउंटर करने के लिए ईस्टर्न लद्दाख वगैरह में अपनी पोजीशंस को थ्रेटन करने के लिए डेप्सांग हो गया, दौलत बेग ओल्डी हो गया, जहां पर लद्दाख में अपन बैठे हुए हैं ईस्टर्न लद्दाख में, अपनी पोजीशंस को थ्रेटन करने के लिए 2020 के बाद से चाइना यहाँ पे कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज भी काफी ज्यादा कर रहा है एंड यहाँ पर अपनी फौजों को भी लाके बैठा रहा है, बिल्डअप वगैरह भी बना रहा है। तो सक्शगाम वैली में जो कंस्ट्रक्शन वगैरह ये लोग करवा रहे हैं, ये भी इसी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी का पार्ट है। इनका ख्याल ये है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह कर अपनी फौजों को जल्दी जल्दी मूव करवा लेंगे, और अगर हम लोग यहाँ पर देखते भी हैं तो भी इसके पहले कि हम लोग खबर वगैरह दे सकें, उसके पहले यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है उसका फायदा लेकर ये लोग बॉर्डर के ज्यादा करीब आ जाएंगे। इस तरीके का कुछ प्लान वगैरह होगा, या फिर ये भी प्लान होगा कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कराने के बाद में वेपन्स वगैरह रख रखा कर हमारी पोजीशंस को थ्रेटन करने की कोशिश होगी। जो भी इन लोगों की खैर प्लानिंग वगैरह हो उसके बारे में मैं भी ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर की जो है इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एंड कहीं ना कहीं चाइना वाले इसकी जो ये हमको एक एडवांटेज हासिल है सियाचिन की ग्लेशियर पे बैठने का, इस एडवांटेज को नलीफाई करने के लिए, कम करने के लिए जो भी बड़े लेवल पर मैसिव कंस्ट्रक्शंस वगैरह करवा रहे हैं, सक्शगाम वैली में हो रहा कंस्ट्रक्शन भी कहीं ना कहीं उसी का एक पार्ट है, उसी का एक हिस्सा है। पर हम लोगों ने भी क्लियर कट कह दिया है कि भाई देखो ऐसा है, इलाका हमारा है, कल को अगर विवाद वगैरह कुछ होता है, ऑब्वियसली बात है डायरेक्टली तो नहीं बोला मगर इनडायरेक्टली समझा दिया है, कल को कोई विवाद वगैरह होता है तो फिर जो भी एक्शन लेना है लेंगे, अगर हुआ तो तुम्हारी जितनी है बिल्डअप वगैरह तुमने बना के रखा है, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हो सब ठोक देंगे। वो तो वो बात की बात है, क्योंकि चाइना के साथ में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 5 साल बाद, 10 साल बाद कुछ ना कुछ विवाद होना जरूर है। अब जब भी होगा वो देखा जाएगा, बट दोनों तरफ से शोडाउन की तैयारियां चल रही हैं। चीनी अगर ये समझ रहे थे कि हम लोग चुप होकर बैठ के सुन लेंगे तो वो भी नहीं हो पाएगा, हमने भी अपनी तरफ से अपने इरादे दिखा दिए हैं। बाकी अब जैसे जैसे ये सिचुएशन और आगे अनफोल्ड होती है और इसके बारे में अगर कुछ कवरेज वगैरह आते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। मगर अभी अपने को इतना समझना है कि सक्शगाम वैली कहाँ पर है। अगर समाचार पूछा जाता है तो सक्शगाम वैली हमारा इलाका है, मगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। हालांकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में होने के बाद में भी कंट्रोल अभी किसका है? चाइना का कंट्रोल है। वजह क्या है? पाकिस्तानियों ने ये इलाका चीनियों को सीड कर दिया था एंड 1963 में कोई एग्रीमेंट वगैरह कर उन्होंने अपना बाउंड्री एग्रीमेंट के नाम से सीड कर दिया था। तो उसके बाद से चाइना वाले अभी यहाँ पर कंट्रोल में बैठे हुए हैं। खासियत क्या है इसकी? ये सीधे सीधे सियाचिन ग्लेशियर को फेस करता है एंड उसके बाद से अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे थे, तो अपन लोगों ने साफ साफ बता दिया है कि जो तुम सोच रहे हो वो हो नहीं पाएगा, जो तुम्हारे इरादे हैं उसे हम कामयाब होने देंगे नहीं। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। इससे ज़्यादा और अपने काम का कुछ नहीं है यहाँ से। अगर कुछ समाचार वगैरह आता है तो यही पूछा जाएगा सक्शगाम वैली की लोकेशन कहाँ पर है। ये लद्दाख में लद्दाख सॉरी गलत बोल रहा हूँ, ये सक्शगाम वैली जो है वो आपका कौन से ग्लेशियर को फेस करती है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि यहाँ से कौन सी जो है आपकी कौन सी माउंटेन की रेंज वगैरह जाती हैं। तो ये अब आप मुझे बताइएगा कि इस पूरे इलाके से कौन सी जो है माउंटेन रेंजेस वगैरह निकल कर जाती हैं। बाकी यहाँ से और ऐसा इसके अलावा और कुछ अपने काम का नहीं है। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, देखते हैं सर। चलिए नेक्स्ट समाचार देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रोल्ड आउट एन इंटेंसिव ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी फॉर पुलिस एंड प्रिजन डिपार्टमेंट पर्सनल अक्रॉस कंट्री ऑन न्यू क्रिमिनल लॉज। ऑब्जेक्टिव टू सेंसिटाइज देम टू द ट्रांजिशन फ्रॉम कॉलोनियल लीगेसीज टू अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस। मतलब ये कि केंद्र सरकार ने एक पूरा का पूरा इंटेंसिव ट्रेनिंग का की स्ट्रैटेजी, उसका एक पूरा प्रोग्राम जो है
वो बनाकर तैयार किया है पूरे देश की जो पुलिस है उसके लिए और देश भर के जो प्रिज़न डिपार्टमेंट्स के कर्मचारी हैं उनके लिए, ताकि उनको जो नए क्रिमिनल लॉज़ भारत में जुलाई के महीने से लागू होने वाले हैं, उसके लिए तैयार किया जा सके, उसके लिए सेंसिटाइज़ किया जा सके। आपको पता ही होगा पिछले साल भारत में जो 3 नए क्रिमिनल लॉज़ पास किए गए थे, अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको डिस्कस भी करेंगे। उन नए क्रिमिनल लॉज़ को पास तो कर दिया गया था एंड ये अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड के जो क्रिमिनल लॉज़ हैं उनको रिप्लेस करने वाले हैं। साथ ही साथ जो अपने पुराने क्रिमिनल लॉज़ थे, वो टाइम के साथ में काफ़ी पुराने पड़ गए थे एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिस तरीके से डेवलप हुई है, तो उन सारी टेक्नोलॉजीज़ के साथ में वो कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे थे। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक तो जो कॉलोनियल लॉज़ हैं उनको चेंज करने के लिए एज़ वेल एज़ साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, जो रोज़-रोज़ या फिर जल्दी-जल्दी जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, उसके साथ में एक पेस बनाकर रखने के लिए का आपके जो क्रिमिनल लॉज़ हैं, उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकें, सिंक्रोनाइज़ हो सकें, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पिछले साल संसद ने 3 नए क्रिमिनल लॉज़ को पास किया था। तो इन क्रिमिनल लॉज़ को जुलाई के महीने से लागू किया जाना है। मगर वो पुलिस वाला या फिर वो जेल डिपार्टमेंट का कर्मचारी जो पुराने क्रिमिनल लॉज़ से काम करने का आदी है, 10-10, 20-20, 25-25 साल की जिनकी सर्विसेज़ हो गई हैं, वो तो पुराने लॉज़ के हिसाब से काम कर रहे हैं ना। अब उन लोगों को नए लॉज़ का कोई ना तो ख़ास ज्ञान है और ना उनको मतलब इतना कुछ पता है कि ये लॉज़ वग़ैरह को किस लॉजिक के तहत में लाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें। तो होगा ये कि अगर इन लोगों को आपने इस सारा जो नया लॉ लाया जा रहा है, उसके साथ में उसका ज्ञान नहीं दिया, उसके लिए अगर आपने ट्रेन नहीं किया, तो ये भले ही नए क्रिमिनल लॉज़ आप इन पेपर लागू कर दो, मगर इन प्रैक्टिस में जो पुलिस डिपार्टमेंट है या फिर जो प्रिज़न डिपार्टमेंट है, ये काम उसी पुराने कानून के तहत में करेगी जिसका वो आदी है। तो इसलिए इनको ये जो नए आपके जो क्रिमिनल लॉज़ लेकर आए जा रहे हैं, जो पूरा का पूरा जो सिस्टम एक तरीके से आप कह सकते हैं कॉलोनियल लीगेसीज़ को छोड़कर नया जो जस्टिस सिस्टम हम लोग भारत में अडॉप्ट करने वाले हैं, उसके लिए इनको एक तो बेसिक ज्ञान दिया जाए, जो पुलिस वाले हैं और जो प्रिज़न डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको एक तो बेसिक ज्ञान दिया जाए। दूसरा इनको सेंसिटाइज़ किया जाए कि भैया अपना जो काम करने का तरीका है, उसमें अब आपको एक चेंज लाना पड़ेगा। उसकी कुछ चीज़ें जो आप पहले कर सकते थे पुराने लॉज़ के तहत में, अब वो नहीं हो सकती। जो कई सारे राइट्स हैं सिटीज़न्स के, उनको अब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसके लिए इनको सेंसिटाइज़ किया जा सके, इसके लिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा एक आप कह सकते हैं ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी का एक प्रोग्राम जो है, वो रिलीज़ किया है, जिसके अनुसार इन लोगों को तैयार किया जाएगा ताकि जुलाई के महीने से पुलिस डिपार्टमेंट के पास में कम से कम बेसिक नॉलेज हो, उन नए कानूनों के बारे में, जिनकी मदद से पूरा का पूरा देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑपरेट करने वाला है। बैकग्राउंड क्या है इसका? भारत में अभी आज की तारीख में तो ख़ैर यही आपके क्रिमिनल लॉज़ लागू हैं। पहले का नाम है इंडियन पेनल कोड 1860, दूसरा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। हालाँकि केंद्र सरकार ने इनको रिप्लेस करने के लिए जो नए कानून पास किए हैं पिछले साल, भारतीय न्याय संहिता, दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, मैं उसका लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो अगर किसी को इन कानूनों के बारे में भी डिटेल में पढ़ना है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। खैर पॉइंट ये है कि ये जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, ये इंडियन पेनल कोड 1860 को रिप्लेस करेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को रिप्लेस करेगा और तीसरा इंडियन ये जो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करेगा। 1 जुलाई से 2024 से, यानी कि इस साल के जुलाई के महीने से ये नए कानून इन फ़ोर्स आ जाएँगे और उसके बाद ये जो आपके पुराने कानून हैं, ये नल एंड वॉइड हो जाएँगे, ये खत्म हो जाएँगे और उसकी जगह ये वाले जो कानून हैं, वो देश में लागू हो जाएँगे। प्रॉब्लम यहीं से आने वाली है कि जो पुलिस वाला है, जो आपका प्रिज़न डिपार्टमेंट का आदमी है, वो इन्हीं कानूनों के तहत में काम करने का आदी है। जब नौकरी में भर्ती हुआ था, इन्हीं कानूनों की ट्रेनिंग दी गई थी और साल दर साल इन्हीं कानूनों के तहत में काम करते-करते उसको इनकी आदत पड़ गई है। अब उसके बाद एकदम से आप ये बोलो कि साहब देश में कानून बदल गया है और अब आप उस तरह से काम नहीं कर सकते जिस तरह से आप करोगे। 1 जुलाई से ये सारे कानून अब नल एंड वॉइड हैं, ये वाले लागू होंगे। तो उससे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते ना कि वो एकदम कल तक वो एकदम अलग तरीके के मूड में था और आज एकदम ये एक अलग तरीके के मूड में आ जाए। ऐसा पॉसिबल है भी नहीं, ह्यूमनली भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए इन कानूनों के तहत में उनको अच्छे से सेंसिटाइज़ किया जा सके, बेसिक नॉलेज दिया जा सके, क्या आप कर सकते हो, क्या आप नहीं कर सकते, सारे डूज़ एंड डोंट्स समझाए जा सकें ताकि पुलिस डिपार्टमेंट को भी किसी तरीके के एम्बैरेसमेंट का सामना ना करना पड़े और जिन पर्टिकुलर थॉट्स को एंड जिन स्पिरिट को ध्यान में रखकर इन कानूनों को पास किया गया है, उसके अनुसार पुलिस वाले भी जो हैं काम करें तो बेहतर रहेगा और 1 जुलाई से जब ये ट्रांज़िशन लागू होगा, जब ये नए कानून लागू होंगे, तब उस तरीके की दिक्कतें ना फेस करना पड़े, जिस तरीके की दिक्कतें जनरली अमूमन जब इस तरीके के बड़े ट्रांज़ैक्शंस किए जाते हैं, जब इस तरीके के बड़े चेंजेज़ होते हैं, तो उसमें आपको देखने के लिए मिलती है। तो उसके लिए, उससे बचने के लिए ये इंटेंसिव ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी जो है पूरी की पूरी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाई जा रही है। Ministry of Home Affairs have said that new laws are synchronized with modern day and times and contemporary technologies, and they will bring an era of
ease of policing and justice. So to equip all the ranks of police department across the country with basic knowledge and understanding of new provisions, MHA has brought a training module and trainers program for the same. तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहना यह है जो ये नए कानून हैं इनको इस तरह से बनाया गया है कि जो मॉडर्न टाइम पीरियड में समाज बदल चुका है उसके साथ में ये सिंक्रोनाइज्ड है, साथ ही साथ जो अभी की कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजीज हैं उसके साथ में सिंक्रोनाइज्ड है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आने वाले वक्त में भी टेक्नोलॉजीज जिस तरह से बदलेंगी तो उसके साथ में इन कानूनों को सिंक्रोनाइज किया जा सके उसकी भी व्यवस्था इसमें की गई है। और इसकी मदद से इंश्योर ये किया जा रहा है तो पुलिसिंग का जो तरीका है उसमें बदलाव हो, पुलिसिंग भी ईजिली हो सके, जस्टिस भी जो है वो जल्दी से जल्दी दिया जा सके, स्पीडली जो है डिलीवर किया जा सके, वो जो तारीख पे तारीख वाला खेल खेला जाता है उससे भी हम बच सके और जो पुलिस के एक्सेस की जो खबरें आती रहती हैं बीच बीच में उससे भी जो है बचाव हो सके। इन सारी चीज़ों को इंश्योर कराने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के सारे रैंक्स, एक आपके सिपाही हवलदार से लेकर जो ऊपर टॉप की रैंक्स तक के अफसर बैठे हुए हैं, सब जो है इसके साथ इन कानूनों के साथ में इक्विप हो जाएं। क्या वो करेंगे इसके तहत में, क्या वो नहीं करेंगे, इसका बेसिक नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग उनको हो, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर एक पूरा का पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल डेवलप किया है। एक ट्रेनर्स प्रोग्राम जो है इसके लिए वो लोग डेवलप कर लाएं। अब ये जो पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल है इसको डेवलप किया गया है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा, जिसको शॉर्ट में हम लोग BPR एंड DB बोलते हैं। ये होम मिनिस्ट्री का एक प्रीमियर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ये पुलिस से रिलेटेड जो भी रिफॉर्म्स और जो भी आपकी चीज़ें होती हैं उस जिसमें रिसर्च वगैरह की है, जिसमें किसी केस स्टडी की ज़रूरत होती है, वो सारा काम होम मिनिस्ट्री के लिए लोग कर देते हैं। ना सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट, इसके अलावा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के लिए भी अगर आपने कुछ करना है, कोई अगर रिसर्च या कोई केस स्टडी वगैरह करनी है तो वो सारा काम भी ये लोग कर देते हैं। इन्होंने ये पूरा प्रोग्राम बनाकर तैयार किया है, इसको सरकार के जितने भी ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल्स होते हैं उसके साथ में इंटीग्रेट कर दिया और ये सारे के सारे कोर्सेज अब ट्रेनिंग्स के लिए अवेलेबल है। एक तो अब ये जिम्मेदारी बनती है यहाँ से स्टेट डिपार्टमेंट, जो स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट है उनकी, ये कोर्सेज वगैरह अपने सारे पुलिस की रैंक एंड फाइल को समझाया जाए। साथ ही साथ अगर ट्रेनिंग्स चाहें तो वो भी इसको एक्सेस कर सकते हैं और इसकी मदद से जो भी अगर देखना चाहें, सीखना चाहें तो वो सीख सकते हैं। इससे होगा ये कि ट्रांजैक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा और उस तरीके के फ्रिक्शंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे जिस तरीके के फ्रिक्शंस एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि पुलिस कैसे जो है अपने आप को बदलेगी और उनको डंडा चलाने की आदत है और फलाना और ठिकाना, काफ़ी तरीके के क्रिटिसिज्म किए जा रहे हैं। बट ऑब्वियस ही बात है, जब जैसे नोटबंदी हुई थी तो मरता क्या ना करता वाली बात थी, लोगों ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सीखा, वक्त के साथ में सबको फिर समझ में आ गया कि यार कैश की अपेक्षा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज़्यादा बेहतर। उसी तरह हो सकता है शुरुआती वक्त में फ्रिक्शन हो क्योंकि बदलाव हमेशा आप कह सकते हैं उसके खिलाफ काफ़ी रेजिस्टेंस आता है, तो यहाँ पर भी वो चीज़ तो होगी, प्रॉब्लम तो आएगी शुरू में, बट ऑब्वियस सी बात है सब लोग अपने आप को तैयार कर लेंगे। तो इससे ज़्यादा इस न्यूज़ में और अपने काम का कुछ नहीं है। बस इतनी बात अपने को याद रखनी है कि ये जो नए कानून लागू हो रहे हैं, जो 1 जुलाई से जो इस साल में लागू हो जाएंगे, ये पुलिस वाले और आपका जो बाकी जो पुलिसिंग से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, खासतौर पे जेल डिपार्टमेंट की अगर अब बात की जाए, ये लोग इसको अच्छे से समझ सकें, ये लोग इस चीज़ को लेकर अच्छे से इक्विप हो सकें, उसको ध्यान में रखते हुए ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने होम मिनिस्ट्री के बिहाफ पर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बिहाफ पर एक ट्रेनिंग मॉड्यूल डेवलप किया। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये ट्रेनिंग मॉड्यूल किसने डेवलप किया है, तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने किया। एंड ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसके तहत में आता है, जवाब है होम मिनिस्ट्री के तहत में आता है। एंड ये जो तीनों लॉज हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। एंड इसकी मदद से अगर, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन तीनों कानूनों में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन हैं इसको मैंने डिटेल में कवर किया है। अगर आप ये देख लेंगे तो यहाँ से जो सवाल वगैरह फिर पूछे जाते हैं वो सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे। चलें, इससे ज़्यादा इस न्यूज़ में और कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलें, नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। इसमें हमको बात करनी है NIPL के बारे में। NIPL का फुल फॉर्म है NPCI, इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, यानी कि NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड, इसको हम लोग शॉर्ट में NIPL बोलते हैं। ये क्या है, NIPL NPCI का इंटरनेशनल आर्म है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो UPI वगैरह ऑपरेट करता है, उसका इंटरनेशनल आर्म, उसको हम लोग NIPL कहते हैं। ये लोग क्या काम करते हैं, भारत के बाहर जहाँ जहाँ अभी UPI ऑपरेट होता है तो वहाँ पर UPI के ऑपरेशन की जो पूरी व्यवस्था है वो NIPL वालों ने कर दे रखी है। इसके अलावा अगर किसी दूसरे देश ने UPI की टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट दिखाया और वो चाहता है कि भाई हमारे UPI जैसी टेक्नोलॉजी वो लोग भी डेवलप करें, तो इसमें फिर जो भी उनकी मदद करनी होती है वो सारी मदद करने की जिम्मेदारी भी NIPL के ऊपर होती है। अब समाचार यह है कि NIPL वालों ने अभी रिसेंटली बैंक ऑफ नामीबिया के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें ये बोला गया है कि हम उनके देश में UPI जैसा एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम डेवलप कर देंगे।
इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है? जैसे यूपीआई में है, अगर आपने किसी को पेमेंट करना है यूपीआई की मदद से, तो आपने जो भी उसका बारकोड वगैरह स्कैन करके या जो आपका यूपीआई का जो भी एड्रेस वगैरह लिखा कर आपने पेमेंट किया। जैसे ही आपने पेमेंट यहाँ से किया, 1 या 2 सेकंड के अंदर-अंदर इंस्टेंटली जो है, पेमेंट उसको रिसीव हो जाता है और उसके बैंक अकाउंट में या फिर उसका जो भी डिजिटल वॉलेट है, उसमें पैसा पहुँच जाता है। हाथों-हाथ ये जो आपका पेमेंट होता है, इसको बोला जाता है इंस्टेंट पेमेंट। अब ये जो पूरा इंस्टेंट पेमेंट का सिस्टम अपन ने यूपीआई का डेवलप अपने भारत में कर रखा है, इसी की देखा-दाखी बैंक ऑफ नामीबिया वाले चाहते हैं इसी तरीके का कोई सिस्टम उनके यहाँ भी डेवलप हो जाए। तो हम लोगों ने हमारी तरफ से एनआईपीएल यानी कि एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने अब नामीबिया के बैंक के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया और हम लोगों ने बोला है कि इसमें यूपीआई जैसा सिस्टम डेवलप करने में हम आपकी मदद करेंगे। ज़ाहिर-सी बात है नामीबिया एक अलग देश है, भारत एक अलग देश है, तो जस का तस अपना जो सिस्टम है एज़ इट इज़ तो वहाँ पे कट कॉपी पेस्ट मार नहीं सकते। वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, लोगों के पास में स्मार्टफ़ोन है कि नहीं है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति चल रही है, इंटरनेट पेनिट्रेशन वगैरह क्या है, सब देख समझ कर अब जो भी उनके हिसाब से सिस्टम वगैरह डेवलप करना होगा, उसमें एनआईपीएल उनकी मदद करेगा। तो ये तो हो गया अपना समाचार। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि एनआईपीएल क्या है? तो इसका अपने को जवाब मिल गया कि एनपीसीआई की इंटरनेशनल आर्म है, क्या करता है? भारत के बाहर जहाँ-जहाँ पे यूपीआई की सुविधा है, तो वो इन लोगों के द्वारा दी जाती है, उसका पूरा जो व्यवस्था इन लोगों ने करवा रखी है। दूसरा अगर यूपीआई या यूपीआई जैसा कोई सिस्टम अगर किसी दूसरे देश को डेवलप करना है, तो उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और बाकी सारी चीज़ों में हेल्प करने की ज़िम्मेदारी भी इन लोगों के ऊपर आती है। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली भारत ने कौन से देश के साथ में एग्रीमेंट साइन किया है, उनके यहाँ पर भी यूपीआई जैसा इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम डेवलप करने के लिए, तो जवाब हो जाएगा नामीबिया। और इस एग्रीमेंट को अपनी तरफ से कौन इंप्लीमेंट कराएगा? तो फिर जवाब हो जाएगा एनआईपीएल या फिर एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। ये अब क्वेश्चन जो है यूपीएससी में भी आ सकता है, ये आपका एसएससी सीजीएल में भी आ सकता है, स्टेट पीएससी में भी पूछा जा सकता है, रेलवे के एग्जाम्स, बैंक के एग्जाम, काफ़ी सारे जो आपका आरआरबी ग्रेड बी इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। मेंस में भी हालांकि आप इसको कोट कर सकते हो। मेंस में जीएस 3 का जो पेपर होता है, जिसमें इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें भी आप इसको कोट कर सकते हो कि भाई ये जो रिसेंट अपना एग्रीमेंट हुआ है नामीबिया वाले बैंक के साथ, बैंक ऑफ नामीबिया के साथ में, जिसमें अपना एनआईपीएल ने ये बोला है कि हम इंस्टेंट पेमेंट यूपीआई जैसा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके यहाँ डेवलप करने में आपकी मदद करेंगे। ये कहीं न कहीं एक टेस्टिमनी है इस बात की कि भारत का पूरा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने डेवलप किया और उसके बाद में यूपीआई का हम लोगों ने जिस तरीके से कह सकते हैं, इसको आप एक वंडरफुल डिस्कवरी कह सकते हैं। यूपीआई की जैसा जो वंडरफुल इनोवेशन है, इसका हम लोगों ने इस्तेमाल कर कैशलेस ट्रांज़ैक्शन की तरह को जो एक एक्सपोनेंशियली बढ़ाया है, जिसके कई सारे फ़ायदे आपको देखने को मिले हैं पूरे देश में। इसका लोहा अब दुनिया ने माना है और धीरे-धीरे इसकी एक्सेप्टेबिलिटी दुनिया भर में बढ़ रही है। आगे इसको फिर आप अगर कहीं पे इंडियन ब्रेन के साथ में, इंडियन पोटेंशियल के साथ में जोड़ना चाहें, तो वहाँ पर भी इसको किसी ऐसे में कोट कर सकते हैं कि ये कहीं न कहीं एक एग्ज़ाम्पल है भारत के इनोवेशन का, भारत के इनोवेटिव माइंड का। और अगर हमें फर्दर आपका जो है अगर हम लोग आर-एन-डी पे खर्चा करते हैं, सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और अगर प्रोत्साहन देती है, लोगों को रिसर्च की तरफ में और ज़्यादा जो है इनोवेशन की तरफ में अगर बढ़ाती है, तो इस तरीके से हमको काफ़ी सारे अलग-अलग जो हैं फ़ील्ड में इस तरीके के और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जिसको शायद वक़्त के साथ में फिर दुनिया भी एक्सेप्ट करेगी और कहीं न कहीं ये हमारे लिए रेवेन्यू कमाने का भी एक सोर्स हो सकता है, अपनी गुडविल बढ़ाने का भी एक तरीका हो सकता है और एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के एंगल को भी आप इसमें ऐड अप कर सकते हो। तो काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स के साथ में आप इसको अपनी क्रिएशन के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। मगर स्पेसिफिकली अगर जीएस 3 में कहीं पे कुछ लिखने को आता है, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत की तरक्की, प्रोग्रेस, तो उस सब में इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को आप कोट कर सकते हो। और क्योंकि रिसेंट का एग्जाम्पल है, 2024 के रेफरेंस के साथ में कोट करोगे, तो एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा प्रभाव जाएगा और वो आपको अच्छे मार्क्स इस तरीके से अगर आप किसी आपके जो भी क्वेश्चन में अगर आप इस्तेमाल करते हो उसका, तो इसमें अच्छे मार्क्स वो आपको फिर दे सकता है। तो इससे ज़्यादा इस पर्टिकुलर न्यूज़ में और कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। चलें नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी (IOC) unveiled its largest refugee Olympic team to date for the Paris 2024 Games. It includes 36 athletes, 23 men and 13 women from 11 different countries. मतलब ये कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो ओलंपिक पूरा करवाते हैं, करता धरता है उसके, उन्होंने पेरिस में 2024 में जो ओलंपिक के गेम्स होने वाले हैं, उसके लिए अब तक की सबसे लार्जेस्ट रेफ्यूजी ओलंपिक टीम का अनावरण किया है। इसमें कुल मिलाकर 36 एथलीट्स होने वाले हैं, 23 इसमें से पुरुष हैं और 13 महिला एथलीट्स हैं और ये कुल मिलाकर 11 अलग-अलग देशों को से आते हैं, 11 अलग-अलग देशों से ये बिलॉन्ग करते हैं। इन सबको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रेफ्यूजी ओलंपिक टीम की कैटेगरी या उस बैनर के तहत में ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। ये तीसरी बार हो रहा है कि इस तरीके की एक रेफ्यूजी ओलंपिक टीम जो है बनाई जा रही है समर ओलंपिक्स के लिए। इसके पहले भी 2 बार इस तरीके की ओलंपिक टीम्स बनाई जा चुकी हैं। 2016 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें भी इस तरीके की रेफ्यूजी ओलंपिक टीम बनी थी, तब ये पहली बार हुआ था। और 2020 में जो जापान में ओलंपिक्स होने थे, जो अल्टीमेटली
2021 में हुए थे कोविड के चलते, उसमें भी इस तरीके की रेफ्यूजी ओलंपिक टीम जो है बनाई गई थी। मगर इस बार की रेफ्यूजी ओलंपिक टीम अब तक की सबसे बड़ी रेफ्यूजी ओलंपिक टीम। पहला सवाल तो यही उठेगा कि रेफ्यूजी ओलंपिक टीम होती क्या है? तो इसका जवाब यह है कि जो अलग-अलग देश हैं जिसमें किसी भी वजह से कोई समस्या चल रही है, कोई सिविल वॉर चल रहा है, कोई और इश्यूज़ चल रहे हैं और उसके चलते अगर उनके जो एथलीट्स हैं वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर देश के बिहाफ़ पर, या फिर लेट्स से कोई देश है उसको अगर आपने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने में बैन लगा रखा है, तो उसके अगर एथलीट्स अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो इस तरीके के जो एथलीट्स हैं इनके लिए अलग-अलग जो है अलग-अलग तरीके बनाए जाते हैं जिससे ये लोग पार्टिसिपेट कर सकें। तो ख़ास तौर पे ये देश जिसमें किसी वजह वजह से विवाद चल रहा है और वो देश अगर अपनी टीम्स नहीं भेज सकते, जैसे सीरिया हो गया, सिविल वॉर चल रहा है वहाँ पर, मिडल ईस्ट में और बाकी कई सारे देशों में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। अफ्रीका में ख़ास तौर पे अगर हम अगर हम लोग सेंट्रल अफ्रीका की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक अच्छे खासे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं अलग-अलग देशों के बीच में। वहाँ पे सिविल वॉर बना हुआ है, रेफ्यूजी क्राइसिस हो रहा है। तो इस तरीके के जो देश हैं, जो नहीं भेज सकते हैं अपनी टीम, तो उनके जो एथलीट्स हैं, उनको फिर पार्टिसिपेट कराने के लिए इस तरीके की रेफ्यूजी ओलंपिक टीम्स बनाई जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया, तीसरी बार ये रेफ्यूजी ओलंपिक टीम बनाई जा रही है। सबसे पहले 2016 में और 2020 में जो जापान में ओलंपिक गेम्स होने थे, उसमें ये पहले भी हो चुकी हैं। अब ये जो ओलंपिक टीम है, जिसमें 36 एथलीट्स हैं, 23 महिला, 11 पुरुष और 11 अलग-अलग देशों से आते हैं, ये कई सारी इसमें प्रोमिनेंटली सीरिया, ईरान, सूडान और अफगानिस्तान के जो हैं, और इसके अलावा भी और कई सारे देश हैं, मगर प्रोमिनेंटली सीरिया, ईरान, सूडान और अफगानिस्तान के जो कैंडिडेट्स हैं या एथलीट्स इसमें शामिल हैं, और इसके अलावा दूसरे भी देशों के एथलीट्स इसमें शामिल किए गए हैं। कुल मिलाकर 12 स्पोर्ट्स में ये लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, 12 स्पोर्ट्स में ये कम्पीट करेंगे। 2016 में इस तरीके की पहली टीम बनी, 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में, जो 2021 में हुए तो उसके लिए भी इस तरीके की टीम बनाई गई थी, और अब तीसरी बार ये पूरी की पूरी प्रोसेस की जा रही है। यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो ये पूछे जा सकते हैं कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इस बार जो आपकी रिफ्यूजी ओलंपिक टीम बनाई है पेरिस 2024 के गेम्स के लिए, ये अब तक की सबसे बड़ी है या फिर सबसे छोटी है, या हमेशा जितनी स्ट्रेंथ है इसमें, तो जवाब हो जाएगा सबसे बड़ी ओलंपिक टीम तक की बनाई है रेफ्यूजी ओलंपिक टीम। दूसरा, ये पहली बार इस तरीके की रेफ्यूजी ओलंपिक टीम बनाई गई है, दूसरी बार या तीसरी बार, तो जवाब होगा तीसरी बार। पहली बार रियो ओलंपिक्स में इस तरीके की टीम बनाई गई थी, और दूसरी बार टोक्यो ओलंपिक्स 2020 2021 में करवाए गए थे, उसमें भी इस तरीके की टीम बनाई गई थी। ठीक है जी। तो ये दो सवाल यहाँ से बनते हैं जो अपने को ध्यान में रखने हैं। इससे ज़्यादा इस पर्टिकुलर न्यूज़ से और कुछ अपने काम का नहीं है, इसमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जा सकता। एंड यूपीएससी में मुश्किल है इसमें से कोई क्वेश्चन है, जो एक दिन के एग्जाम होते हैं, रेलवे, एसएससी, सीजीएल और बाकी सारे एग्जामिनेशन, उसमें एक चांसेस या संभावना बनती है कि यहाँ से एमसीक्यू एक नंबर में पूछ लिया जाए। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 4 मई 2024 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। बट वो सारी बातें अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें एंड प्रिपरेशन करते रहें, मेहनत करते रहें। आई होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको हेल्पफुल लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपके दूसरे फ्रेंड्स या जानने वाले जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलें एंड हमें सपोर्ट करें, ग्रो करने में हेल्प करें, ताकि हम आपके लिए लगातार इस तरीके से काम कर सकें और आपकी प्रिपरेशन में एक सकारात्मक रोल निभा सकें, एक हेल्पफुल रोल हम भी प्ले कर सकें। तो इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे, कंक्लूडिंग द सेशन। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें एंड याद रखें, समर शेष है, द वॉर इज येट नॉट ओवर। कीप वर्किंग, कीप फाइटिंग। थैंक यू। जय हिंद।